हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जेएसएससी यानी झारखंड एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड एलडीसी का, जिसको हम इंटरमीडिएट प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें हम लोगों ने कल खोट्ठा सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग खोट्ठा जो सिलेबस है उसमें जो पहली जो पुस्तक है खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह, तो खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह की जो पहली कहानी है जिसका नाम है मांझो। तो आज हम लोग इस मांझो कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कहानी में क्या है, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खोट्ठा का सिलेबस है उसमें खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह में सिर्फ हमको गद्य भाग पढ़ना है, और गद्य भाग में जो कहानी है, ठीक है, टोटल जो गद्य है वो 14 है, और पद जो है पदों की संख्या जो है वो 23 है। तो ये 23 जो है इसको पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ 14 ये जो गद्य पढ़ना है। तो 14 गद्य में अलग अलग बांटा गया है, जैसे कहानी है, लेख है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। तो आज हम लोग कहानी को पढ़ेंगे, जिसमें से जो पहला कहानी है वो है मांझो। और इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह है उसके बारे में। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जो खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह है, तो इसमें आपको जो याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो जो पहला प्रकाशन हुआ है वो 1989 में हुआ है। उसके बाद जो दूसरा प्रकाशन हुआ है वो 2020 में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है इसका प्रधान संपादक कौन है, तो डॉक्टर ए.के. झा है, और जो कार्यकारी संपादक है वो कौन है, शिवनाथ परमानिक। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो प्रकाशन हुआ है वो किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो इसका प्रकाशन संस्था है बोकारो खोट्ठा कमेटी का बोकारो खोट्ठा कमेटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, या फिर आप संस्कृत साहित्य परिषद बोकारो, ठीक है, ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। तो ये तो हुआ एक पुस्तक के बारे में। अब चलिए हम लोग इसकी जो पहली कहानी है मांझो को हम लोग पढ़ते हैं। तो मांझो को पढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको इसमें याद रखना है मांझो में, कि इसकी जो रचनाकार है यानी कि लिखवैया है वो कौन है, भुवनेश्वर साहू। और जितने भी रचनाकार हैं उनका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, जहाँ पे आपको जितने भी रचनाकार हैं सबकी जीवनी सहित उसकी रचनाएं सब आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इस कहानी को देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो यहाँ पे देखिए इस जो गद्य पद्य संग्रह है, यहाँ पे पहली कहानी है मांझो, ठीक है। छोटी सी कहानी है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांझो। मैं आपको ये जो कहानी का जो थीम है मैं उसको बताऊंगा आपको। मैं थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ में बताऊंगा, क्योंकि अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो काफ़ी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही कर पाएँ। रात के भरखर जुवानी सगरे कुचकुचिया अंधारे रात, यहाँ पे रात होगा, ठीक है, राइज लिखा हुआ रात। चारों बाट सुनसान, ये सुनसान रातें कखनू कखनू झिंगुर बोली सुनाए परे है, तो कखनू धूर कहूँ कुकुर झाँय झाँय कर है। गाँवे के लोग अपन घर अंगनाए सुतल हत, एगो दूगो मुनीस दुआर तरे नाक डाको है, जेकर नाके घर घरी राती सफ़ा सुना है। यानी कि जो रात पूरा भरखर रात है, पूरा जिसको कह सकते हैं खोट्ठा में अंधेरिया रात है, वहाँ पे झिंगुर कभी कभी बोल रहा है, कभी कभी कुत्ता जो है दूर में भौं भौं कर रहा है, और अंगना में है, घर अंगना में जो है 1-2 मुनीस यानी कि जो गोरखिया है वो सब सोए हुए हैं, और वो लोग अपना नाक बज रहा है, यानी कि जो खर्राटा ले रहे हैं वो लोग। ठावही बाँस गजारे कखनू हुआ कर सियार भूकहत, ही आधार
यहाँ पे होगा अंधार, ठीक है। ई अंधार राइते सब के सब नींदा गेल हथ, मकिन एक की आँखें नींद ना आई, मतलब सब इस अंधारी रात में सब सो गया है, लेकिन एक है जिसके आँखों में नींद नहीं है। अगर आँख ले खाली लोर बहे है, ऊ लागिक मांझो, मांझो कखनू अपन लूल्हा हाथ के छुआ ही, लूल्हा हाथ मतलब उसका हाथ जो है कटा हुआ है, तो उस लूल्हा हाथ को छूती है, जेकर में एगो फाटल चैथरा के पट्टी बांधल है। तो कखनू ऊपर देखे ही जे जने छाइन के कोठा पाटी और कहा जाही जिनिस देखाए, यानी कि कभी वो अपने लूल्हा हाथ को देखती है, छूती है, फिर कभी ऊपर की ओर देखती है और कभी उस ढिबरी की तरफ देखती है जो अब बस निभाने वाला है, यानी बुझने वाला है और धुई धुई कर रहा है। वो मकीन निझाइल न थे, लेकिन अभी तक जो ढिबरी है वो निभाया नहीं है। था वहीं सुतल खटैली में अपन माँ के देखा ही, यानी उसकी माँ जो है उसके बगल में ही सोई है, जिसको वो देखती है, जे अपन बेटी माँझो खातिर बेस बोर हवान कर हली। यह सोचते कखन ओकर आँख लाइक गलत, मतलब ये सब उसके दिमाग में चल रहा है और ये सब सोचते सोचते उसकी आँख कब लग जाती है उससे भी पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद झलफले, यानी सुबह सुबह ही उसको खबर पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, सांडी जे दिन में माँझो के बिहा विनोद संग तय भेल हलक। तो यही खबर जो है सांडी पहुंचता है। सांडी कहाँ, ये है सांडी जहाँ पे माँझो की शादी सेट हुई, यानी कि माँझो की शादी होने वाली है, कहाँ पे, सांडी में। और जो लड़का है वो लड़का का नाम क्या है, विनोद। तो मैं आपको कहानी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ, हालांकि आप अगर इतना सुन लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं हुआ। विनोद और माँझो जो है पहली बार मिले थे रजरप्पा के मेला में, ठीक है, और तभी से ही विनोद ने माँझो को पसंद कर लिया था और उसी समय से वो उससे शादी करना चाहता था। बात दोनों की घर तक पहुंचती है, घर वाले तैयार हो जाते हैं, लेकिन विनोद का जो पिता है वो क्या है, उसका नाम है गणपतिया। वो काफ़ी लालची टाइप का इंसान है और वो चाहता है कि मेरा बेटा का शादी में अच्छा खासा हमको दहेज मिले, तिलक मिले, लेकिन और इस वजह से वो क्या चाहता है, वो माँझो के यहाँ शादी नहीं देना चाहता, लेकिन विनोद है कि माँझो से ही शादी करना चाहता है। तो अंत में वो राज़ी हो जाते हैं और जब उसको पता चलता है, एक बार क्या होता है कि माँझो जो है अपने घर में जो ढेंकी होता है, जो चावल कूटा जाता है और धान कूटा जाता है, वो ढेंकी से क्या होता है, उसका हाथ कट जाता है और उसकी जो उंगली है वो पांचों उंगली जो है कट जाता है। तो यही कारण से यहाँ पे लिखा गया है कि यही खबर जो है माँझो के ससुराल में जब जाता है तो वहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं कि हम अपना बेटा का शादी जो है लूल्ही लंगड़ी से नहीं देंगे, लूल्ही से नहीं देंगे, ठीक है। और इसी बीच जो गणपतिया है वो विनोद का शादी एक दूसरी जगह तय कर देता है और कहाँ पे, गिरिडीह में, जो काफ़ी तिलक के रूप में पैसा कौड़ी देने के लिए तैयार है। और लेकिन जो उसकी जो कन्याएं हैं, ठीक है, यानी जो लड़की से वो शादी देना चाहता है गणपतिया अपना बेटा का, वो थोड़ा उम्रगर है, लेकिन फिर भी वो दहेज के लालच में उसे शादी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब विनोद को ये बात का पता चलता है तो वो शादी करने के लिए साफ मना कर देता है कि नहीं, हम शादी करेंगे तो माँझो से ही करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर किसी से नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे चल के फिर क्या होता है, ये कहानी में बताया गया है कि वो दोनों का मिलन कब होता है, तो वही बताया यहाँ पे कि दोनों का मिलन रजरप्पा मेला में होता है। और उसके बाद आगे चल के इसमें कहानी में बताया गया है कि जो माँझो है वो रांची के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे विनोद उसको देखने के लिए जाता है। और वो माँझो को जब वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि माँझो रो रही है पूरा और उसके आंखों में आंसू है। वो सोच रही है कि मेरा हाथ चला गया, हमसे शादी कौन करेगा, ठीक है। ये सब तरह तरह के उसके मन में सवाल चलता है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद कहानी में फिर आगे बताया गया, वहाँ पे जब विनोद जाता है तो विनोद उसको ढाढ़स बंधाता है कि नहीं, हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी कोई कुछ बोले, शादी करेंगे तो हम तुम्ही से करेंगे, चाहे भले ही तुम्हारा हाथ कट गया है लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा भी गया है कि विनोद कई उठल चुप रह आर बेसी नाय कान, हम बिहा करबो तो तोरे संग। ठीक है, तो उसके बाद मांझो कहती है, एक बेर भर आए के विनोद को देखती है और फिर कहती है कि ई जानियो के कि हम लूल्ही टूटी भय गेल हूँ। तभी विनोद जवाब देता है कि हाँ, सब जानियो के, हमारा रोके वाला केव नहीं, ये दुनिया में हमार बापो नहीं। विनोद निडर भय के कई उठल आर मांझो के आँख ले लोर पोंछ देलक। विनोद के आँखों भर लोर भय गेली, तोर अस्पताल ले छुट्टी है जीतो, यानी विनोद कहता है मांझो से कि तुम्हारा अस्पताल से छुट्टी हो जाएगा, तब हम तुमसे शादी करेंगे, अब हम जा ही हो, मतलब अब हम जा रहे हैं। और उसको कह के जाता है कि अब तुम रोना नहीं। और ये सब जो बातें उससे हो रही थी, और इस तरह से वो रूम से, बेडरूम से बाहर हो जाता है, यानी जहाँ पे हॉस्पिटल का जो रूम होता है उससे बाहर हो जाता है। मांझो की जो माँ है ये सब बातें सुन रही थी, उसके मन में आता है कि एक बार उसको पीछे से कुछ बोले, लेकिन वो कह नहीं पाती है कुछ, और आगे जो है विनोद पे चल जाता है। और फिर इस तरह से विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर करके देखलक, और मांझो को इस तरह से क्या है, एक नया ज़िंदगी मिल गया। तो कहानी का शीर्षक यही है, मांझो, जो जिसमें बताया गया है कि उसको अगर किस तरह से उसका हाथ कट जाता है, उसके बाद विनोद उससे शादी करने से पीछे किस तरह से, मतलब उसके घर वाले के चाहने के बावजूद भी वो शादी करने से कभी मना नहीं करता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। और एक समाज का ये दिखाया गया है कि लोग लालच में क्या से क्या करते हैं, इसे पैसे के लालच में, तिलक के बारे में। तो ये सब इस कहानी में बताया गया। एक समाज में इस तरह की घटनाएं काफ़ी आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये था कहानी का पूरा थीम। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि मांझो कहानी की लिखवैया के लागत, तो इसके लिखवैया कौन है, भुवनेश्वर साहू। अगला प्रश्न है मांझो कहानी के मुख्य पात्र कौन लागत, तो मुख्य पात्र कौन है इसमें, विनोद, मांझो, गणपतिया या फिर ई सब है। तो क्या होगा, ई सब है पात्र है इसका। मांझो कहानी मांझोक बिहा ककर संगे हवे तय भेल रहे, तो किसके साथ शादी होने के लिए तय हुआ रहता है, विनोद से, रवि से, गणपतिया से या फिर अग्नू से। तो ये कौन है, विनोद से। अगला प्रश्न है मांझो हाथ कैसे छेछा जाही, छेछा जा है होगा। ठीक है, तो कुटासी पत्थर से, ढेकी से या फिर धान कूटा मशीन से। तो क्या होगा, ढेकी से। अगला प्रश्न है विनोद मांझो के कौन मेलाई पसंद करल हले, तो कहाँ का मेला में पसंद करता है, रजरप्पा का मेला में। इसके बाद अगला प्रश्न है विनोद के बापे का नाम की हलय, यहाँ पे देखो हलय में होगा ये हलय। ठीक है, की नाम हलय, तो विनोद का बाप का नाम था गणपतिया। अगला प्रश्न है विनोद के घर कहाँ हलय, तो विनोद का घर कहाँ पे था, सांडी। ठीक है, सांडी में विनोद का घर था। अगला प्रश्न है विनोद और मांझो कर हरदी कौन दिए लागल, कौन दीने होगा। ठीक है, कौन दीने लागल हलिक, तो जो हल्दी है वो है फागुन तृतीया। ठीक है, तृतीया, यहाँ पे कोठा में इसको तृतीया इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तृतीया, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, ये तृतीया होगा इस तरह से, तृतीया। ठीक है, तो फागुन तृतीया। उसके बाद जो अगला प्रश्न है बिहार टूटेक सोइन विनोद कहाँ पढ़े आई
आइल खोजलक, तो जब उसको लगा कि नहीं शादी टूट जाएगा उसको सुन के, तो वो रांची जाने के लिए सोचा। और ये रांची कहाँ जाता है? वही मांझों से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। अगला प्रश्न है, मांझो कहानी लिखवैया कर जन्म ठाव बतावा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग जो जीवनी लेखन हम लोग जब पढ़ेंगे रचनाकार का, तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सांकुल पत्रातु। ठीक है, तो इसमें कुल 10 प्रश्न थे और ये खोट्टा गद्य पद्य संग्रह का पहला कहानी यहाँ पे पूरा होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्य बनाकर इस कहानी को पूरा है आपने सुना है। और अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको खोट्टा से संबंधित और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।